Hello students, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, and I will teach you these subjects. So student, we have discussed till now the two lectures based on the basic concepts of vector analysis and some concepts on coordinate systems and relationship between them. So in this lecture, we covered the following topics, students. The following topics we covered in this session about the concept of students gradient, how the gradient is represented in all the coordinate system. We also discussed the concept of divergence and the representation of divergence in various coordinate system, and similarly the curl and its representation in coordinate system. Among discussion these three terminologies, curl and divergence, we discuss the divergence theorem, very important, and next one is the Stokes theorem. So these are the topics we discuss in this lecture series, students. Now let's start the first topic, the concept of gradient. So students, as you know, the concept of gradient, that is a scalar function w, which is represented by three coordinates x, y, z. So consider the unique function w, scalar of x, y, z coordinate in Cartesian coordinate system. So वेक्टर ऑपरेटर डेल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट को जो है हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए स्केलर फंक्शन, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर. तो जो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम कभी GRADW या इस नोटेशन से भी सिंबल नोटेट कर देते हैं, और जो इसका फार्मूला है वो बनता है ये, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट वेक्टर ए एक्स के रिस्पेक्ट में. और ये W है, W के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन, एक स्केलर फंक्शन जिसके अंदर x और y और z की तीनों ही वैल्यूज कुछ ना कुछ होंगी. तो पार्शियल रिस्पेक्ट में वो y के रिस्पेक्ट में भी होगा, z के रिस्पेक्ट में भी होगा, और यूनिट डायरेक्शन तीनों की होंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट द कार्टेशियन और cylindrical or spherical coordinates, the gradient, so how we represent them in various coordinate systems. So as you know कि जो पिछला भी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा डेल डब्ल्यू, वो जब अंदर डब्ल्यू अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया. अब बात करते हैं कि यदि ग्रेडियंट को हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे होगा. तो देखिए, ये जो आपने पिछले वाले जो फॉर्मूला के जो स्टेप के अंदर जब आपने डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स, ए एक्स क्या है, यूनिट वेक्टर, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इंटू ए वाई, ये यूनिट वेक्टर हो गया, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू ए जेड, ये यूनिट वेक्टर जेड हो गया. तो ये बन गया हमारा कौन सा स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अब बात करें यदि सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें वो आर थीटा और आर फाई और जेड होता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेल डब्ल्यू ऊपर भी है नीचे भी है, बट यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में ना होकर वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, आर, यानी कि डेल डब्ल्यू बाय डेल आर, है ना. और यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए आर. आई होप कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स वॉच किए होंगे, तो हमने वहाँ यूनिट बेस वेक्टर के बारे में भी रिप्रेजेंटेशन किया है. साथ ही साथ आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये क्या है, फाई. तो डब्ल्यू को आप किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शली फाई के रिस्पेक्ट में, 1 बाई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरीके से स्टूडेंट डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड और ए जेड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में सेम रहते हैं, तो इसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टूडेंट, तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के अंदर डिफरेंस क्या था कि आर भी ठीक है, ए आर भी ठीक है, जेड रिप्लेस हो जाता है ए फाई से, क्योंकि वहाँ एक कॉनिकल सेक्शन बनता है जेड के अलोंग. तो ये आर हो गया और ये हाफ एंगल थीटा हो गया, और ये रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, फाई. तो इस तरीके से आपने वहाँ देखा पिछली क्लासेस में जहाँ पे हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है कि ये पार्ट और ये पार्ट बन गया आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन. तो ग्रेडियंट इज द थिंग बट ए स्केलर फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल. ओके,
नेक्स्ट इज स्टूडेंट वी हैव कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। और जैसे कि डाइवर्जेंस में आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है कि ये डिफाइन करेगा किसको, आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर ए क्लोज इंक्रीमेंट सरफेस। अब क्लोज इंक्रीमेंट सरफेस में जितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो डिफाइन करेगा डाइवर्जेंस को। और डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन का जो सिंबल है वो क्या है, डी आई वी एफ वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट में हमने क्या किया था, डेल और डब्लू मर्ज कर दिया था, तो स्केलर फंक्शन था डब्लू, और ये क्या है हमारा वेक्टर फंक्शन है। तो वेक्टर फंक्शन का जो फॉर्मूला बना डाइवर्जेंस यानी लिमिट डेल्टा वी वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा, क्लोज सरफेस है, कंटूर बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंटूर हो गया है क्लोज सरफेस, एफ वेक्टर डॉट डी एस। तो डी एस तो हमेशा दो सरफेस के बीच में लगेगा, यानी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ होंगे, एक्स या वाई, वाई या जेड, जेड या एक्स, डिवाइडेड बाय द डेल्टा वी। तो जितना चेंजेस हुआ तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ होगा। तो डेल्टा वी यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है ना। तो डेल इज़ द वेक्टर ऑपरेटर, एफ इज़ द वेक्टर फील्ड, और डेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे कि आप फिर दोबारा यहाँ देखो डेल का रिप्रेजेंटेशन आ गया है, ये वाला पार्ट। ओके, तो इसको जब हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे एफ वेक्टर को, तो ये क्या होगा, फैक्टर का एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे को विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे को यहाँ मिल जाएंगी। अगर इसको रिप्रेजेंट करें वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्टेशियन में हमारे पास क्या आया, डेल एफ एक्स बाय यही वाला डेल डॉट है ना, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हुआ सिंपल है, इसका क्या एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंडर में क्या होगा, आर का कंसेप्ट आएगा, आर फाई और जेड, तो डेल एफ वाई डेल जेड ये देखो बिल्कुल सेम है ना। तो जो डाइवर्जेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन का तो जेड थर्ड कोऑर्डिनेट है वो सेम है। अब बात करें यदि इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ आएगा 1/r डेल आर बाय डेल आर इंटू आर एफ आर, 1 + 1/r डेल फाई बाय डेल फाई एफ ऑफ वाई फाई, तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल का। इसी तरीके से यदि आप बात करें स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल 1/r²। तो जैसे यहाँ आर एक सिंगल है, यहाँ डबल डबल हो गया, यहाँ आर था, यहाँ क्या होगा, आर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा एफ थीटा, तो आर साइन थीटा यहाँ हो जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो थीटा आ गया। ओके, अब जैसे कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमने लिखी है, वो ये क्या लिखी है कि द वेक्टर फील्ड हैविंग इट्स डाइवर्जेंस जीरो इज कॉल्ड सोलेनोइडल फील्ड। तो जैसे वेक्टर फील्ड एफ की यदि डाइवर्जेंस जीरो हो जाए निकालने पर, तो इसका मतलब वो सोलेनोइडल फील्ड है। और सोलेनोइडल फील्ड का मतलब डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर ए टू बी अ सोलेनोइडल, यानी डेल डॉट एफ कह लो, डेल डॉट ए डॉट कह लो, तो वो अगर जीरो हो जाता है तो उस केस में ए क्या है, एक सोलेनोइडल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कर्ल। तो कर्ल के बारे में क्या डिस्कशन किया गया, द मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ एफ पर यूनिट एरिया एज एरिया टेंड्स टू जीरो। वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो हो रहा था, डेल वी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या हो रहा है, एरिया टेंड्स टू जीरो हो रहा है। तो वेयर डायरेक्शन इज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ एफ। तो मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ एफ पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड देयर डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ द एफ। तो कर्ल ऑफ एफ इज नथिंग बट द डेल क्रॉस एफ। तो कर्ल ऑफ एफ को क्या लिखा, डेल एस, देखो यहाँ लिखा हुआ, वहाँ क्या लिखा हुआ था, डेल वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल एस। ओके, वहाँ क्या था, डेल वी, ऊपर क्या था, एफ डॉट डी एस था, यहाँ क्या आएगा, डेल डॉट एफ कंटूर क्रॉस इंटरवल में एफ डॉट डी एल। तो एरिया इनक्लोज बाय द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल के द्वारा नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर एरिया कितना इनक्लोज हुआ है। तो कर्ल इंडिकेट्स द रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। इफ कर्ल इज जीरो, किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है, तो इसका मतलब वो क्या है, ई रोटेशनल है। तो जैसे कि हमने सोलेनोइडल की बात करी कि वहाँ पे सोलेनोइडल में क्या था, तो हमने जैसे कि सोलेनोइडल की बात करी तो डेल वहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल
क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल क्रॉस एफ जीरो होने पर आपको क्या मिलेगा, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, इरोटेशनल, रोटेशनल प्रॉपर्टी। तो इरोटेशनल प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ कर्ल्स इन वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि हमने अभी डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की बात करी, तो कर्ल की बात करते हैं। तो कार्टेशियन में जैसे आप देख रहे हो, तो कार्टेशियन में हम कुछ इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन सॉरी। तो ए एक्स ए वाई जी जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, एंड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जैसे डिटर्मिनेंट में अगर आप जानते हो, तो हम ये जो अपना माइनर जो वाला डिटर्मिनेंट है, इस दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस वाला फॉर्म यहाँ करते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ हो रही है। तो पहली टर्म क्या होगी प्लस, दूसरी टर्म नेगेटिव, अगली वाली टर्म पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव मैंने एक उतारा, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दिया, तो क्या आएगा, डेल वाई इंटू एफ जेड, ये लिख दिया पहले टर्म, माइनस एफ वाई इंटू डेल जेड, ये आ गया। तो मेरा पहला टर्म आ गया। आई होप क्या समझ पा रहे होंगे। फिर आगे क्या था कि मैंने यहाँ प्लस माइनस प्लस किया है, तो माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया। सेकंड में इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ दिया, तो अब मेरे पास क्या, डेल बाई डेल एक्स इंटू एफ जेड, ये रहा, माइनस एफ जेड इंटू ए वाई। ओके, नेक्स्ट एज यू नो कि थर्ड वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो ए जेड उतार लिया मैंने नीचे, तो ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स वाई एफ वाई माइनस डेल एफ वाई एफ एक्स। ओके, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डेल क्रॉस एफ। इफ़ यू टॉक अबाउट द कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ भी यही हो जाएगा, सेम डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगेगी, बट उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको, ये वाला। ओके, नाउ द थर्ड वन इज स्टूडेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, द कंसेप्ट ऑफ कर्ल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये पूरा वही डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट है, प्लस माइनस प्लस। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस स्टेप्स यू शुड नो दी कि आपके यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर वो क्या है, आगे एफ आर एफ थीटा, आर साइन थीटा, एफ आई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो ये फिर आपको डिफिकल्टी होगी फाइंड आउट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टूडेंट। तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम गॉस ऑस्ट्रो ग्रेट्स्काई थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट पार्ट है वो ये कुछ इस तरीके से लिखता है कि इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, ये वाला, ऑफ एनी वेक्टर फील्ड over a closed surface is equal to the integral of the divergence of the field throughout the volume x enclosed by that closed surface। ओके, तो इंटीग्रल किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट का, किसी भी वेक्टर का, किसी भी क्लोज सरफेस में, वो इक्वल होगा किसके, इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड थ्रू द वॉल्यूम एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। तो ये क्या है, तो फॉर्मूला क्या बना कि क्लोज सरफेस में एफ वेक्टर जो है डी एस, एरिया की बात हो रही है, इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम डेल डॉट एफ डी वी। तो यानी कि जो आपका सरफेस है, सरफेस जहाँ आएगा तो वहाँ एरिया की बात आएगी, और जब वॉल्यूम है तो वहाँ वॉल्यूम की बात आएगी, डी वी की बात आएगी। ठीक है, तो डेल डॉट एफ को हम कैसे लिखते हैं, जो कि हमने अभी पिछले इसमें कंसेप्ट पढ़ लिया ये वाला पार्ट, तो ये उससे निकल जाएगा डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू जब इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी विल गेट द आंसर। क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट देखो ये क्लोज सरफेस है ये वाला, और वॉल्यूम एनक्लोज्ड अंदर, कैपेसिटी है ना, वाई द क्लोज्ड सरफेस। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या कहा गया है कि डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स द सरफेस इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये सरफेस से वॉल्यूम में जाने वाली, कन्वर्ट करने वाली इंटीग्रल थ्योरम है। तो प्रोवाइडेड डैट क्लोज सरफेस जो है आपका एनक्लोज सर्टेन वॉल्यूम, तो ऐसा नहीं है कि ये हर किसी पे लग जाएगा, उसकी कंडीशन ये है कि सरफेस एनक्लोज्ड होना चाहिए जिसका कुछ सर्टेन वॉल्यूम भी हमें पता होना चाहिए।
सिंस वॉल्यूम इंटीग्रल्स आर मोर इजी टू एवेल्यूएट देन द सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि अगर हमें वॉल्यूम पता होगा तो कैपेसिटी पता है उसकी, तो हम इजीली वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस इंटीग्रल का। ओके स्टूडेंट्स, तो ए पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड एफ, जैसे कि यहाँ लिख रखा है, ओके मैंने इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड एफ है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए आर प्लस जेड टाइम्स ऑफ दिस दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है। वो कहता है कि फाइंड द फ्लक्स emanating ड्यू टू दिस फील्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो z की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है और r की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो कहता है डाइवर्जेंस थ्योरम आपको वेरीफाई करना है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो तो ये है, ठीक है। अब सिलेंडर दे रखा है, अब सिलेंडर की जो लिमिट है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो क्या कि z जो है वो होना चाहिए 1, है ना, तो यानी कि z जो है वह 1 होना चाहिए, और रेडियस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यानी कि हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई, और रेडियस कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, तो सरफेस आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, 3 सरफेस हैं जी। एक तो ये वाला ऊपर वाला, एक ये वाला सरफेस जो ये कर्ड जिसे आप कहते हो, तो इसे S2 बोला, ऊपर वाले को हमने S1 बोला। नीचे भी तो एक सरफेस है, उसको हमने क्या बोला, S3। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा S1 प्लस S2 प्लस S3। ये तीनों सरफेस हमारे पास बन जाएंगे। ओके, नाउ टॉप सरफेस S1 की बात करें तो वहाँ पे z इज इक्वल टू जो लिमिट है वो 1 है, तो r वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू 4, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 टू पाई, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पूरा का सर्कल का कितना होता है, 2 पाई तक होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया, इसे लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा लेटरल सरफेस एरिया S2, या हम कर्ड सरफेस एरिया S2 की बात करें तो z वहाँ वेरी करेगा, क्योंकि z क्यों वेरी करेगा, क्योंकि 0 टू 1 करेगा। ओके, और थीटा की वैल्यू जो करेगी वो 0 से लेकर 2 पाई, बट r की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगी 4। ओके, बॉटम सरफेस में z की वैल्यू क्या है, 0 है, r वेरी करेगा 0 टू 4, बट थीटा वेरी करेगा 0 टू 2 पाई। तो इन दिस वे we provided the limits and the values and parameters of all the surfaces which we want to calculate। अब जैसे कि आप देखो S1 की बात करें तो ds क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस जो है, तो ऊपर वाला जो वेरी करेगा ना स्टूडेंट, वही हमने लेना। जो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का कभी हम इंटीग्रल नहीं निकालते, हमेशा हम वो चीज़ का वेरी इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं जो हमारे पास वेरी कर रही है। अब जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर जो वेरी कर रही है वो r वेरी कर रहा है और थीटा फाई वेरी कर रहा है, तो हमेशा देखो यहाँ पे क्या एस्पेक्ट आया, r डी फाई ए जेड की डायरेक्शन में r, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखो स्टूडेंट कि जब हम S3 की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी नेगेटिव ए जेड आया, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है वो, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है ना। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल सर्फेस है, तो ऊपर वाले की तो बात करें तो ऊपर है, नीचे वाले की बात करेंगे तो कहाँ चलेगा, ये ऐसे हो गया ना ये, तो ये ए जेड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, जबकि ए जेड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे प्लस हो गई जेड में। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ए जेड लगाया। इसी तरीके से S2 देखो, तो S2 कौन सा है, कर्ड सरफेस वाला, तो वहाँ कौन सा वेरी करेगा, देखो वेरी क्या करवा रहे हैं, z इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 1, तो z हो जाएगा, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, dz आ गया। तो जो चीज़ वेरी कर रहे हैं ना हम उसी का ही इंटीग्रल निकाल पाते हैं, कांस्टेंट के थोड़ी निकाल पाएंगे, तो कांस्टेंट का हम नहीं निकाल पाएंगे, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो r की वैल्यू ऐसे आप देख रहे हो कि r की वैल्यू 4 है, तो हमने यहाँ r dz डी फाई और एयर वेक्टर की फॉर्म में। ओके, तो बस इसको हमने अब क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है डेट इज क्लोज कर्व f डॉट डी एस, तो f डॉट डी एस में f वेक्टर हमारे को क्वेश्चन में गिवन ही है, और ds हमने सभी का निकाल लिया। तो जैसे ही हमने f वेक्टर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी, देखिए ये दिख रहे हो आप, ये f वेक्टर ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ds फॉर द सरफेस वन का ds क्या है, ये रहा, ये हमने यहाँ डाल दिया। तो बस इसको अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो r, इसी तरीके से हमने S1 और S3 और आगे हम S2 का भी ये हमने सारा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं S2 से, तो S2 से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये अंदर जो इक्वेशन दे रखी है r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए आर, बाहर हमारे पास क्या दे रखा है ये, तो देखो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई
इंटू आर डी जेड डी फाई, है ना। और ए आर डॉट ए आर क्या होता है, देखो हमने पिछले फर्स्ट क्लास में जब बेसिक्स किया था वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट विद सेम यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू 1 बट डिफरेंट वेक्टर की क्या हो जाएगी 0। तो देखो ए आर डॉट ए आर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और ए फाई इंटू ए डॉट ए आर क्या होगा वो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे इसका आंसर मिलेगा। किसका आंसर मिलेगा, इसका। मगर इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये दिस वैल्यू आ गई। आई होप समझ पाए होंगे। मेरा कहने का मतलब जो है कि जब आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाइंगे तो आपको हमेशा इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू तो 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ए आर डॉट ए फाई की वैल्यू जो है वो तो 0 होती है। तो नेट आपका आंसर जो सेकंड वाला पार्ट का वो तो 0 हो गया। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कौन सा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इस वैल्यू की वजह से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि S2 में जो वेरी कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, एक तो फाई कर रहा है, लिख रखा है हमारे पास ये रहा डी फाई। तो उसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 पाई है, और साथ साथ हमारे पास क्या है डी जेड की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 है। तो हमने लिमिट यहाँ पे जो कंटूर क्लोज कर था हमने वो इंटीग्रल में खोल दिया, क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन करनी है। साथ ही साथ आप ये देखो स्टूडेंट कि r इंटू आर स्क्वायर क्या होगा r क्यूब, बट r की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 आ गया, ठीक है। अब बस नॉर्मल इंटीग्रेशन यहाँ से चालू होगी। अब आप देखें कि कॉस स्क्वायर फाई का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉस कॉस थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू यूज द रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला कौन सा है, 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइड बाई 2 डी जेड इंटू डी फाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये 2 जो है जब बाहर जाएगा तो 64 डिवाइड बाई 2 हो गया। और देखो अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहले मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ फाई को। तो जब फाई को करूँगा तो डी जेड क्या चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये आ गया इस तरफ। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी फाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी फाई इंटू 1 कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो x होता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई वो क्या होगा, फाई होगा। तो यहाँ फाई निकल गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ वो उसने बोला कि साइन कॉस 2 फाई का आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन में, तो साइन 2 फाई होगा। अब चूंकि एंगल 2 फाई है तो डिवाइड में क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आ गया। अब इसमें आपने क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट कौन सी है 2 पाई, तो 2 पाई एक बार थ्रू आउट लगेगी, 2 पाई प्लस साइन 2 ऑफ 2 पाई, तो कितना बन जाएगा साइन 4 पाई डिवाइड बाई 2। अब याद रहे स्टूडेंट कि साइन 0 हो चाहे साइन 2 पाई हो, साइन 4 पाई हो या साइन n पाई हो, इन सभी का आंसर क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास खाली अपर लिमिट के लिए क्या बचा 2 पाई माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास नेट क्या आंसर आया स्टूडेंट 2 पाई आंसर आया। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, इस वाले में मैं दिखा दूँ जरा आपको, ये वाला पार्ट 2 पाई का रखा है। तो अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, वो लिमिट पूरी हो चुकी मेरी। अब मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा, डी जेड का। तो डी जेड मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो डी जेड जैसे कि हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है, इंटीग्रेशन डी फाई क्या होता है फाई होता है। तो इंटीग्रेशन डी जेड क्या होगा जेड होगा, ये लगा दिया हमने। और लिमिट क्या है उसकी 0 से लेकर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होगी बच्चों 1 होगी, लोअर लिमिट क्या होगी 0। तो 1 माइनस 0 कितना होगा 1, ये 1 लिख दिया हमने। 2 पाई अपना चल ही रहा है। तो अब देखो 2 पाई से जब जब ये 1 इंटू 2 पाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट 64 मेरे पास फाई आ गया। तो मेरे पास जो ये S2 की वैल्यू आई है वो कितने आई 64 पाई आई है, ओके। आई होप कि आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। और आप ये देखें स्टूडेंट कि जब आप S1 सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ए जेड इंटू ए आर वो भी 0 हो जाएगा, ए जेड इंटू ए फाई वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट सेम टू सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो सरफेस S1 की वैल्यू है फर्स्ट केस के लिए उसका आंसर कितना आया 0 आया। दूसरे केस में आप देखो स्टूडेंट ए जेड को जब आप ए आर से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आंसर आएगा, ए जेड को ए फाई से मल्टीप्लाई तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये भी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो नेट इसका मतलब समझ में आया कि S1 की वैल्यू 0 हो गई, S3 की वैल्यू 0 हो गई, मगर S2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 64 पाई
आ गई, जैसे कि आपने यहाँ निकाली। ओके, अब दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड पार्ट। तो वो क्या होगा देखो, तो राइट हैंड साइड में क्या है, डेल डॉट एफ डॉट डी वी, फाई ऑफ वी है ना, डी वी। तो आपको क्या दे रखा है, आर डी फाई डी जेड है ना, ये दे रखा है, ये वैल्यू होगी। और डेल डॉट एफ करना है, तो ये हमने इसके अंदर यहाँ अपना एफ की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए। तो ये हमें ये पता होना जरूरी है स्टूडेंट, अगर ये भी नहीं पता होगा तो हम डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। अब चूंकि एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है क्या कि आर स्क्वायर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जेड वाला पार्ट आपको है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ वो ए फाई और ए जेड ए आर वाली वैल्यू बात कर रहा है, तो इसलिए मतलब जेड वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अब बताओ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर हमेशा आपको 1 देगा, यदि वो प्रोडक्ट में है तो 1 देगा, जो उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू, वो हमेशा क्या रह जाएगी, बच जाएगी। तो आप ये देखो स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या है, आर इंटू आर स्क्वायर, तो कितना हो गया आर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू आर करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, मगर साथ में कॉस स्क्वायर फाई है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कीपिंग अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये कॉस स्क्वायर फाई आ गया। तो 1/r पहले ही बचा हुआ था और 3r स्क्वायर हमने अभी डिफरेंशिएट किया, तो r से r कट गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ फाई की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, साइन फाई, तो z, अब z एक दूसरा वेरिएबल है तो z विल बी ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस फाई, तो ये लिख दिया जी स्टूडेंट कॉस फाई, z हमारे पास ऐसे रह गया। ओके, तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास जो नेट आंसर आया वो ये आया। ठीक है, अब चूंकि बात हो रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो हमने इसको अलग अलग फॉर्मूलेस में खोल देना है। तो यानी कि एक पहले क्या लिखा है, आर डी फाई डी जेड, तो 0 से लेकर 4 किसकी है, रेडियस की, 5 से लेकर 0 से लेकर 2 पाई कितनी है, डी फाई की वैल्यू, और जेड से लेकर 0 से लेकर 1 किसकी है, ये आपकी लिमिट्स हैं। तो ये लिमिट्स आपकी यहाँ लगा दी फॉर्मूले के अंदर। ये आपके पास जो आपका आंसर आया है इस वाला पार्ट, ये आपने यहाँ पुट कर दिया, डी वी की वैल्यू आपने यहाँ से ये वाली पुट ले ली। तो बस अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल सॉल्व कर देना है। तो अभी आप कर रहे हैं इसको डी आर के रिस्पेक्ट में, तो जब आर अंदर जाएगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, इधर जेड बाय आर से आर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली मेरे पास जेड बचेगा, इधर क्या बचेगा 3r स्क्वायर बचेगा। अब देखो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर क्यूब बाई 3। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखो ये आर क्यूब बाई 3 बनेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बनेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो मेरे पास अपर लिमिट है वो कौन सी है, 4, और लोअर लिमिट कौन सी है मेरे पास, 0। तो दोनों को मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो मेरे पास ये आंसर बचेगा। अब मेरे पास नेक्स्ट लिमिट कौन सी है, 0 से लेकर 2 पाई, ये किसकी है, डी फाई की। तो मेरे पास कॉस स्क्वायर 2 फाई है, तो मैंने वही बात बताई कि कॉस स्क्वायर 2 फाई को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर 5 का आंसर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइड बाई 2, वो हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। 64 एक कांस्टेंट क्वांटिटी, वो हम पहले बाहर ही ले चुके हैं। तो वैसे इसको इंटीग्रेट करें तो 5 को जब अंदर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई हमेशा 5 मिलता है स्टूडेंट। ओके, जैसे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ क्या मिला, 5 मिल गया। ठीक है, अब cos 2 फाई का इंटीग्रेशन sin 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, तो 2 जो है ये इसका एंगल आया है, ये 2 आप कंफ्यूज ना हो, ये 2 पहले ही जा चुका है बाहर, ये रहा 64/2, तो sin 2 फाई बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हमने पिछले वाली क्लास में पिछले अभी जो स्टेप्स में किया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो आपको 2 पाई मिल गया। सिमिलरली फिर आपने जेड के लिए कर दिया, क्योंकि अब लास्ट लिमिट मेरी किसकी लगी, जेड की, तो जेड का 1, जेड है क्या, खाली 1 ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 0, 1 माइनस 0 1। तो अब देखो स्टूडेंट, तो मेरे पास कितना आ गया 64। मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना निकला 64 पाई, राइट हैंड साइड में मेरे पास कितना निकला 64 पाई, तो दोनों ही वेरीफाई हो गया। तो आई कैन से डैट जो मुझे एफ वेक्टर दिया गया है वो डाइवर्जेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हेंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम में क्या कहा गया, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम इस तरह से क्वेश्चन मैथमेटिकली तरीके से ही वो आपको प्रूव करवाने की कोशिश करेगा, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। अब स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, वो थी डाइवर्जेंस थ्योरम जो थी वो थी सरफेस टू वॉल्यूम जाने वाली, जबकि उसमें क्या था कि वॉल्यूम होना चाहिए फाइनाइट, है ना, किसी क्लोज सरफेस में वॉल्यूम जरूर होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो आप कैसे निकाल पाओगे। दूसरा, अब बात कर रहा है ये स्टोक थ्योरम की, तो स्टोक थ्योरम में क्या कहता है, लाइन से सरफेस इंटीग्रल, यानी कि लाइन टू सरफेस इंटीग्रल जाने वाला, तो स्टोक थ्योरम है। तो इसकी जो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर अराउंड ए क्लोज सरफेस पाथ एल, ठीक है, इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द एफ। यहाँ कर्ल का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ डाइवर्जेंस का था, ओवर द ओपन सरफेस एस एंड क्लोज बाय द क्लोज पाथ एल। तो इसकी जो लिमिट जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा इस तरीके से, एफ डॉट डी एल कंटूर क्लोज कर्व एल डेल क्रॉस एफ वेक्टर में दिखा रहा है, और सरफेस है तो सरफेस की बारी बात कर रहा है। तो जैसे ये एक हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, तो हमने क्या किया, एक पार्ट निकाल लिया डी एस। तो आप जब डी एस निकालोगे तो वो हो सकता है वो वाई और जेड के बीच में हो सकता है वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, हो सकता है वो जेड और एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एस वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और डी एल क्या है, पेरीमीटर ऑफ द टोटल सरफेस एस। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये वाला, ये सारा पेरीमीटर है इसका पूरा। ओके और डी एल क्या है, डी एल ये छोटा सा पार्ट इसका, कोई छोटा सा इन्फिनाइट वैल्यू जो आप इस जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसने लिखा कि कंसीडर सरफेस एस स्प्लिट इन टू नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल सरफेसेस हैविंग सरफेस एरिया डेल एस। तो ये कहता है कि ऐसे हम सरफेस एस को मानेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल सरफेसेस डेल एस टाइम्स हमने उसको क्या कर दिया स्टूडेंट, स्प्लिट अप कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे आप देख रहे हैं, ये दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और आपने क्या किया, इसमें से एक ये सरफेस निकाला, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये आपका क्लोज कर्व बन गया एक। तो जैसे यहाँ दिखा रखा है, देखो डायरेक्शन के साथ दे रखा है, ऐसे 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 डायरेक्शन चला रखी है, तो क्लोज कर्व हो गया एक। और ओपन सरफेस क्या हो गया, ऊपर की तरफ से। तो ये क्या होगा, अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ कर्ल टू एनी वन ऑफ दिस इंक्रीमेंटल सरफेस। तो ऐसा कहता है कि जो मैंने ये एन नंबर ऑफ सरफेसेस मैंने स्प्लिट अप करे हैं, कोई सा भी एक सरफेस उठाओ और उसके ऊपर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, ये वाला। तो डेल एस एन जो ये दिखा रहा है, ये क्या है, एरिया एनक्लोज बाय द लाइन इंटीग्रल इन द नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन सरफेस का। तो स्टूडेंट सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है इस तरीके से, अगर सरफेस ऐसे खड़ा हुआ है और इसका डायरेक्शन ऐसे है, अगर सरफेस नीचे की तरफ है तो ये ऐसे होगा। ओके, होगा हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द डेल क्रॉस एच एन डेल क्रॉस एच इंटू ए एन वेक्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट ऑफ द कर्ल ऑफ द एच विद ए एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे मैं बता ही रहा हूँ, ए एन वैल्यू जो है नॉर्मल टू द वेक्टर होगा। तो टू ऑब्टेन द टोटल कर्ल फॉर एवरी इंक्रीमेंट सरफेस एट द क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल्स। तो लाइन इंटीग्रल जितनी है, डी एल डी एल डी एल सारा वो पूरा क्या कर दो, आप सबको जोड़ दो, तो उससे आपको कहाँ निकल जाएगा, ये सारा जो वैल्यू हम बताना चाह रहे हैं वो सारा निकल जाएगा। तो वेयर डी एल इज द पेरीमीटर टोटल सरफेस एस, जो कि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया। तो समेशन ऑफ ऑल द क्लोज लाइन इंटीग्रल्स फॉर ईच एंड एवरी डेल एस एंड्स अप इन ए सिंगल क्लोज लाइन इंटीग्रल टू बी ऑब्टेन फॉर ए आउटर बाउंड्री। The summation of all the closed line integral for each and every del s end up in a single closed line integral to be obtained for the outer boundary of the total surface s। तो जो total surface s बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा ये वाला पार्ट इस तरीके से कि क्लोज कर्व इंटीग्रल h डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डी एस। तो लाइन टू सरफेस जाने के लिए स्टोक्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, और हमने ये अभी बेसिक कर्व डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और उनके रेक्टेंगुलर कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उसका डिस्कशन किया है। गॉस थ्योरम, सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम, हमने इसमें डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ सीखा हमने स्टूडेंट। अगले आने वाले लेक्चर्स में और कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।